नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत मंथन के इस यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो कल फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पहला पेपर जो कि एमपी स्पेसिफिक है, साथ ही इसमें करंट और कुछ आईसीटी के क्वेश्चंस भी इसमें शामिल हैं। हमारा जो इसको डिस्कस करने का उद्देश्य है, वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी या मार्च में, उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर का एनालिसिस। जो मैं आपके सामने पेपर प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, ये सेट बी है, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है कि मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करके सीखने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुदृढ़ीकरण शिक्षण। इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा समझें तो जैसे कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं किसी भी चैट जीपीटी या जेमिनी का हम यूज़ करते हैं, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डालते हैं, जिस पे वो आंसर हमें करता है। कई बार ऐसा होता है कि वो आंसर हमें सटीक नहीं देता है या कई बार हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो हम उसे करेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का अर्थ भी वही है कि जब हम उसको करेक्ट करते हैं तो मशीन लर्निंग चूँकि सीखती है, स्वयं से भी सीखती है, हम जो डेटा देते हैं उसके आधार पे भी सीखती है। तो इसी को पूर्ण रूप से बोला गया है सुदृढ़ीकरण शिक्षण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रीइन्फोर्स्ड लर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नूरजहाँ प्रजाति के आम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? इसका आंसर मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, अलीराजपुर। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि सुंदरजा जो एक आम है, वो कहाँ मिलता है? तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसका आंसर जानते होंगे कि ये रीवा का एक फेमस आम है। तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है या मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक उपडोमेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उपडोमेन है या डी डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है। तो इसका आंसर है दोस्तों डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है। इसका ऑप्शन डी रहेगा। इसको समझने के लिए हम एक छोटा-सा एक डायग्राम मैं बना सकता हूँ इसमें कि जैसे कि एक ये मशीन लर्निंग है और इसके अंदर ये डीप लर्निंग है, ठीक है ना? तो ये जो अंदर वाला जो हिस्सा है ना, वो बाहर वाले हिस्से का एक एक सबसेट के फॉर्म में काम करता है। तो इसी प्रकार से जो मशीन लर्निंग एक एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है और जो डीप लर्निंग है, वो उसी का एक छोटा कॉन्सेप्ट है, जो कि मशीन लर्निंग पे ही आधारित होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा, वो ऑप्शन डी होगा। चौथा क्वेश्चन, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच गरीबों के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? तो सर इसका आंसर होगा अलीराजपुर। ये हम देखते ही हैं कि भारत में लगातार 10 सालों में गरीबी में जो पिछला डेटा आया था, लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा गरीब गरीबी रेखा से बाहर हो गए थे। उसी के आधार पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे ज़िले हैं लगभग, तो उनमें सबसे गरीब ज़िलों की श्रेणी में जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो ज़िला है अलीराजपुर, वह आता है। ठीक है ना? तो मेरे मुझे लगता है कि इसमें क्वेश्चन में शायद किसी को भी दिक्कत गई हो, क्योंकि इसका एक सीधा-सीधा सही आंसर है कि खंडवा है, टीकमगढ़ कहीं न कहीं डेवलप एक डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में है। तो सबसे बेटर ऑप्शन जो था वो इसमें अलीराजपुर ही था। 5वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो सर इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन बी, 6 लाख करोड़ का। आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जैसे कि फरवरी में जो बजट आने वाला है, उसे आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर पेपर अपना मार्च में जाता है, तो निश्चित तौर पे फरवरी का जो बजट के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको पेपर में मिल जाएँ। अदरवाइज़ जो पिछला बजट हमारा रहा है मध्य प्रदेश का भी और भारत का भी, उसे आप जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है, उसको ज़रूर से पढ़ के जाएँ। 6वां जो क्वेश्चन है, गोंड जनजाति के प्रमुख टोटम और उनके प्रतीकों को सही क्रम में सम्मिलित कीजिए। चूँकि यहाँ पे 4 दिए हैं, जैसे कि जो टोटम है वो नेतम, वाकरा, टीकम, एरापथरी, वही प्रतीक के तौर पे एक जंगली बिल्ली, कुत्ते का नाम, महुए का पेड़ और टीक का पेड़ है। मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन फिर भी एक जो ऑप्शन है जैसे कि टीकम, कहीं न कहीं ये जुड़ रहा है टीक के पेड़ से और इसको बोला भी जाता है गोंड जनजाति में कि टीकम मतलब टीक का पेड़। तो अगर हम सी को देखें कि भई सबसे बेटर 4 कहाँ मिल रहा है, तो हमें ऑप्शन ए में ही दिखाई देगा ये। तो इसके आधार पे हम इसका जो ऑप्शन है, वो सटीक लगा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके आधार पे कह सकते हैं कि जो नेतम है, उसका अर्थ होता है कुत्ते का नाम। वाकरा इसका अर्थ होता है एक जंगली बिल्ली जो प्रतीक है।
तीसरा है टीकम, जिसका प्रतीक चिन्ह है टीक का पेड़, और चौथा है एरापत्री, जिसका प्रतीक है महुए का पेड़। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जो ऑप्शन है वो 2013, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सीधा सा आंसर है एच एल शुक्ला जी, ऑप्शन बी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हैं जिसमें डिस्क्राइब हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। ये चीज़ें फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो जिनको हमें याद करना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी चूँकि ये पुस्तक ज़्यादा फेमस है, तो आप जब कभी भी पढ़ें पीएससी के लिए, सिविल सेवा के लिए, तो जो इम्पोर्टेंट बुक्स होती हैं, उनको आप नोट डाउन कर लें एक पेज में, ताकि अंतिम समय में उनको रिवाइज़ करना आसान हो सके। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग, रेल चयन मंडल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल। देखिए, एक क्वेश्चन और मिल गया मध्य प्रदेश के बजट का। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि कितनी है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे ऑप्शन ए 10 करोड़, ऑप्शन बी 15 करोड़, ऑप्शन सी 25 करोड़, ऑप्शन डी 50 करोड़। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 15 करोड़। ये टोटल फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो जब भी आप बजट पढ़ें तो थोड़ा-सा कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, है ना? और किस-किस क्षेत्र के लिए कितना-कितना बजट सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिनमें खासकर स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इसके अलावा कृषि का जो क्षेत्र है, महिला बाल विकास को लेके जो भी बजट सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, तो आप इन मोटे-मोटे डेटा को ज़रूर से याद रखें। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बेतवा। देखिए, नदी का जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स में स्पेसिफाई है, और लगभग आप पुराने कितने ही क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लें, चाहे 2000 सब 15, 16, 17, 18, हर साल एक ना एक क्वेश्चन नदी के ऊपर पूछा गया है। और खासकर जो कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि चंबल है, बेतवा है, नर्मदा नदी है, सोन नदी है, इनकी जो सहायक नदियाँ हैं ना, इन पे वो ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो आप जब भी पढ़ें तो इन नदियों की सहायक नदी, साथ ही साथ इनसे संबंधित जितने भी डेटा है, जैसे कि इनकी लंबाई है, या किस नदी से मिल रही है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, वो किस दिशा में जाता है, ये सब चीज़ें आप ज़रूर से देखें। अगला जो क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के किलों का मोती की संख्या किस किले को दी गई है? चूँकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी को पता होगा, जिसका ऑप्शन है सी, ग्वालियर का किला। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो संख्या दी गई है, ये मुगल बादशाह जो पहले रहे हैं बाबर, उनके द्वारा इसे कहा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र है। ये इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है भील जनजाति की, और इसका जो कंसंट्रेशन है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा है, जहाँ पे धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ना अपना इंदौर, उज्जैन, ये जो पूरा साइड है, यहाँ पे आपको जो भील जनजाति है, इनकी जनसंख्या आपको सर्वाधिक मात्रा में दिखेगी। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारी 9वीं जो यूनिट है आईसीटी, उससे संबंधित है। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली एन्कोडिंग योजना एएससीआईआई का पूर्ण रूप क्या है? तो ये जानते हैं कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका सही रूप है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसी प्रकार से जो बेसिक है, जैसे कि बिगिनर्स और पर्पस सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड, ऐसे जो कुछ फुल फॉर्म है, जो हम 9th यूनिट में पढ़ते हैं, कंप्यूटर से संबंधित जो भी भाषाएँ हैं, फोर्ट्रैन है, इस प्रकार से अन्य जो भाषाएँ हैं, तो एक बार उन सब का आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन हमारे कभी गलत नहीं होने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है 15वां, निम्न में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 22-23 एवं 23-24 में भारत सरकार के द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, कृषि अवसंरचना निधि योजना है। ये हम देख ही रहे हैं लगातार कि मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी है, और लगभग-लगभग जितनी भी हमारे यहाँ पे फसल है, जैसे गेहूँ है, धान है, सोयाबीन है, इन सब चीज़ों में हम लगातार अच्छा प्रयास करते जा रहे हैं, और लगातार हमारी जो उपज है, वो बढ़ती चली जा रही है। अगला क्वेश्चन 16, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1995। अगला क्वेश्चन की हम बात करें 2017, माफ कीजिए 17वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी वाहिनी नदी नहीं है? नर्मदा, वेतवा, ताप्ती या माही? ये हम जानते हैं कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी ये पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, जिनमें से कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। जो वेतवा नदी है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमें दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर है, चूंकि उन्होंने नहीं पूछा है आपसे, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा वेतवा नदी। मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई थी? चूँकि ये उन्होंने पहली बार की बात की है, तो इसका जो आंसर है वो 1995 है। और आप ये जानते हैं कि जो नई खनिज नीति आई थी 2010 में आई थी। तो जितनी भी नीतियाँ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई हैं, चाहे वो पुरानी नीतियाँ हों, चाहे अभी की नीतियाँ हों, आप एक बार इनको ज़रूर से देखें। और ख़ासकर इनमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इसमें सन को प्राथमिकता देता है। तो जितनी भी नीतियाँ हैं, उनका जो सन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए जाने का प्रावधान है? तो ये हम जानते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जितनी भी आर्टिकल्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हमारे मौलिक अधिकार में दिए गए हैं, कुछ आर्टिकल्स बचे हुए वो हमें डीपीएसपी में दिए गए हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन सी अनुच्छेद 46 जो कि हमारे डीपीएसपी से संबंधित है, वो है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आर्टिकल्स के क्वेश्चन लगातार पिछले 5-6 सालों में जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा के, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो, चाहे सिविल सेवा हो, चाहे अन्य जितने भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि एफएसओ का ही हम जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं, उनमें आर्टिकल से संबंधित एक कम से कम 1 क्वेश्चन वो पूछते ही हैं। तो एट लीस्ट आपको पूरे भारतीय संविधान के कम से कम 250 आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, जिनमें से स्टार्टिंग के जो लगभग 150 आर्टिकल्स हैं, वो वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। उसके बाद में कुछ-कुछ आर्टिकल्स को छोड़ के हमको पढ़ना है, तो इसके बारे में अगर आप चाहेंगे तो इसको कमेंट में आप बता दीजिएगा, तो एक एक छोटा-सा अलग से वीडियो बना के इसके बारे में हम डाल देंगे। अगला क्वेश्चन अगर डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 20। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 25 मई 1725, ऑप्शन बी 27 मई 1725, ऑप्शन सी 29 मई 1725, ऑप्शन डी 31 मई 1725। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी 31 मई 1725 है। आप ये जानते हैं कि रानी देवी अहिल्याबाई जो हैं वो हमारे मध्य प्रदेश की एक बहुत ही अच्छी शासिका रही हैं, होलकर वंश से संबंधित थीं। तो इनके बारे में आप जितनी भी ज़्यादा जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, चूँकि मेंस में हमारे लिए है ही एक टॉपिक के तौर पे, तो इनके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं डेटा वाली, तो आप उसको कलेक्ट करें क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती ही है। अगला क्वेश्चन 21। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 बी के अंतर्गत कौन-सा विषय नहीं है? सड़कें और पुल, जन्म-मरण सांख्यिकी, सी मत्स्य उद्योग या अग्निशमन सेवाएँ? ये जानते हैं कि सड़कें और पुल, जन्म-मरण सांख्यिकी, अग्निशमन सेवाएँ जो हैं वो 12वीं अनुसूची में का हिस्सा है, वहीं जो मत्स्य उद्योग है वो 11वीं अनुसूची का हिस्सा है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी मत्स्य उद्योग होगा। 22वां क्वेश्चन। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 243 टा ये सही है। इसको इंग्लिश में 243 के भी कहते हैं। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि निर्वाचन के लिए नोटिफ़िकेशन जारी होता है, तो आप इसको याद रख पाएँगे अच्छे से। 23वां क्वेश्चन। पांडव जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? केन, नर्मदा, चंबल या सिंध? तो इसका जो ऑप्शन है वो ए केनवा है। नर्मदा नदी पे भी बहुत सारे जलप्रपात हैं, जैसे कि भेड़ाघाट है, धुआंधार है। ऐसे जो कुछ खास इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं, आप उसको याद रखिएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मध्य प्रदेश की कौन-सी जनजाति स्वयं को खूटिया पटेल कहती है? सहरिया, कोरकू, भारिया या बैगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सहरिया था। अगला क्वेश्चन, ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर या सागर? चूँकि जिला जब नया बनाया गया, तो जो निवाड़ी जो हमारा नया जिला बना है, उसके अंतर्गत ओरछा इसमें शामिल हो गया है।
और यहाँ पे जानते ही हैं कि एकमात्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान राम जो है वो राजा के रूप में यहाँ पे स्थापित हैं। और हमारे मधुकर शाह जी के द्वारा जो किला बनवाया गया था, उनकी जो रानी थी गणेश कुंवरीबाई, उनके द्वारा यहाँ पे अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लेकर आए थे और वहाँ पे उनको स्थापित कर दिया गया था। उसके बाद से लगातार यहाँ पे ये राजा के रूप में विद्यमान है और एक बहुत अच्छा धार्मिक स्थल है। आप जब कभी भी समय मिले तो आप यहाँ पे जा भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का, मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ए भैरू सिंह चौहान, बी विनायक लोहानी, सी हरचंदन सिंह भट्टी, डी जगदीश जोशीला। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी विनायक लोहानी जी। जितने भी अवार्ड से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि विक्रम अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य है या फिर पद्मश्री है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, इत्यादि जितने भी अवार्ड हैं पिछले 1 साल में जिनको भी मिले हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन के आने की संभावना बढ़ जाती है। और खासकर ये क्वेश्चंस जो हैं वो करंट में हम इनको इंक्लूड करते हैं। तो आप जब कभी भी करंट के लिए जिस भी मैगज़ीन को आप फॉलो करते हैं, न्यूज़पेपर या कोई वीडियो को, तो आप एक बार ज़रूर अवार्ड वाला जो सेक्शन है उसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी सेवना नदी सही है। इसी प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट शहर हैं किन-किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, तो ये हमें जानना ज़रूरी है, जैसे कि विदिशा हो गया है, नर्मदापुरम हो गया है ना? किस प्रकार से। अगला क्वेश्चन 28, पुरा स्थल कायथा की खोज किसने की थी? ए बी.एस. वाकड़कर जी, बी बी.बी. लाल, सी डी.के. वाजपेयी या डी एच.डी. साकलिया। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए वी.एस. वाकड़कर जी। आप ये जानते होंगे कि बी.एस. वाकड़ जी जो हैं वो एक खोज के लिए ज़्यादा फ़ेमस हैं, जो रायसेन में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध गुफ़ा, जिसको कि हमने यूनेस्को की साइट में भी शामिल किया हुआ है 2003 में, भीमबेटका, उसके भी ये खोजकर्ता रहे हैं। जो हम बात कर रहे हैं पुरास्थल कायथा की, ये उज्जैन के पास एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल के तौर पे जाना जाता है और इसकी खोज में इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग से संबंधित है कि राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था? ए तुला पुरुष, बी हिरण्य गर्भधान, सी सप्तसागर या डी रत्नधेनु। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हिरण्य गर्भधान यज्ञ है, जो कि जब कभी राज्याभिषेक होता था तो उस संदर्भ में कुछ राजाओं के द्वारा ये जो यज्ञ है वो किया जाता था। और साथ ही साथ हम दंती दुर्ग को जानते हैं कि ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के तौर पे भी जाने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? ए जामनगर गुजरात, बी नवसारी गुजरात, सी सूरत गुजरात या डी बड़ौदा गुजरात। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नवसारी गुजरात। ये याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पे जितने भी राज्यपाल रहे हैं, जो खासकर किसी बड़े स्टेट्स में जिनका जन्म हुआ है, उन्हें आप याद रखिएगा। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री किसी अन्य राज्य से संबंधित रहे हैं, तो उनको आप स्पेशली याद करें। साथ ही साथ कुछ मुख्यमंत्री या राज्यपाल के द्वारा किसी लिटरेचर का भी अगर सृजन किया गया है, तो एटलीस्ट आप उनको ज़रूर से ज़रूर याद रखें, क्योंकि ऐसी जो मुख्य जो चीज़ें होती हैं इनसे संबंधित, इन व्यक्तित्व से संबंधित, आयोग उन पे ज़्यादा फ़ोकस करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश की बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाए जाने हेतु आहार अनुदान योजना में परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रति माह कितने रुपए दिए जा रहे हैं? ऑप्शन ए 1500 रुपए, ऑप्शन बी 2000 रुपए, ऑप्शन सी 2500 रुपए या ऑप्शन डी 3000 रुपए। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1500 रुपए। ये जो योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, आहार अनुदान योजना। इसके बारे में आप डिटेल में ज़रूर से रखें, क्योंकि ये मेंस में आने की संभावना भी इसकी ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये जो योजना चलाई जा रही है, इससे जो हमारे यहाँ पिछड़े वर्ग के जनजाति हैं, जैसे कि बैगा, भारिया, सहरिया, इनमें जो कुपोषण की हमें समस्याएँ देखी गई हैं, उसमें कहीं न कहीं कमी हमें लगातार दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन जो है 32, निम्नलिखित में से कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं थी? ए कुदसिया बेगम, बी सिकंदर जहां बेगम,
सी हजरत महल बेगम या डी शाहजहां बेगम। ये हम जानते हैं, जब पढ़ते हैं कि कुदैशिया बेगम पहली महिला नवाब रही हैं भोपाल की। सिकंदर बेगम और शाहजहां बेगम भी रही हैं। जो ऑप्शन सी है हजरत महल बेगम, ये इसका ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अगस्त 2024 में भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के साथ किया गया था? ए डेंगी श्योर, बी डेंगवैक्स, सी डेंगीऑल या डी डी वैक्स प्लस। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी डेंगी ऑल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सन 1829 में संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया था। इसे जिला कलेक्टर्स के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सृजित किया गया। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हैं, या ऑप्शन डी एक और दो दोनों गलत हैं। तो इसका जो आंसर है वो सही ऑप्शन सी एक और दो दोनों ही सही हैं। ये हम जानते भी हैं कि संभागीय आयुक्त जो है आज हम करते हैं कमिश्नर, जिनको हम बोलते हैं। और ये भी है कि जितने भी संभाग से संबंधित जितने भी जिले होते हैं, उनमें समस्त जितने भी कलेक्टर्स होते हैं, तो उनके कार्यों की निगरानी करने के लिए जो कमिश्नर हैं वो उत्तरदायी होते हैं कि भाई उनका एक कार्य होता है, उनका दायित्व होता है कि वो सभी जिला कलेक्टर से संबंधित रिपोर्ट लें और उन कार्यों की समीक्षा या जो भी उनको आगे काम करना होता है, रिपोर्ट भेजना होता है, तो उनके कार्यों के आधार पे वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके आगे भेजते हैं। तो ये ऑप्शन जो दोनों ही हैं, वो सही हैं इसके। अगला क्वेश्चन पिथौरास चित्रकला से संबंधित है। पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है आयोग के विभिन्न पेपरों में, जिसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी भील है। इसी प्रकार से कोल जनजाति या बैगा जनजाति या गोंड जनजाति से संबंधित कुछ अलग-अलग प्रकार के टोटम हम देखते हैं, उनकी विवाह पद्धति को देखते हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी लगातार आयोग ने पूछे हैं। तो आप इन जो 4 जो जनजातियाँ हैं, चूँकि ये चारों ही जनजातियाँ मध्य प्रदेश में बड़ी जनजातियों में शामिल हैं, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगला क्वेश्चन जो है वो जामगोदरानी पहाड़ी पर स्थित पवन चक्कियाँ किस जिले में स्थित है? ये हम जानते हैं कि जामगोदरानी जो है वो एक देवास का ही हिस्सा है और देवास पवन चक्की के मामले में अग्रणी है। वर्तमान में रतलाम है, धार है, यहाँ पे भी पवन चक्कियाँ जो हैं वो स्थापित की जा चुकी हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी देवास है। अगला क्वेश्चन पे हम चलें। क्वेश्चन नंबर 37। वनाधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2009। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए 2006 है। अगला क्वेश्चन चिल्लर बांध से संबंधित है कि चिल्लर बांध किस नदी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बड़वानी, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी शाजापुर, ऑप्शन डी धार। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी शाजापुर है। बाँध से संबंधित चूँकि इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि नदी से संबंधित, तो नदी, बाँध, जलप्रपात, ये हम तीनों ही क्वेश्चन यहाँ देख चुके हैं। तो इनसे संबंधित जितनी भी हमारे यहाँ पे नदियाँ हैं, बाँध हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये तीनों सेक्शन में से क्वेश्चन आने की संभावना लगभग-लगभग बनी ही रहती है। अगर तीनों से ना आए तो कम से कम 2 सेक्शन ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछता ही पूछता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट बाँध हैं हमारे प्रदेश में, उनको आप ज़रूर से एक बार पढ़ लें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी शहरी ट्रैफिक प्रबंधन सुधारना, या ऑप्शन डी ट्रक चालकों को सब्सिडी देना। मुझे लगता है कि इन चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद में इसका आंसर निकालना बहुत ही आसान है। चूंकि सुगम परिवहन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी जो है वो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है कि ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना, पर्यटन बढ़ाना, शहरी ट्रैफिक प्रबंधन सुधारना या ट्रक चालकों को सब्सिडी देना। इस क्वेश्चन से उतना रिलेट नहीं कर पा रहे जितना कि ऑप्शन बी रिलेट कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। जुलाई 2025 वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई है?
ऑप्शन ए पलक शर्मा, ऑप्शन बी क्रांति गौड़, ऑप्शन सी अश्विनी चौहान या ऑप्शन डी मुस्कान किरार। ये आप जानते हैं कि ऑप्शन डी जो मुस्कान किरार हैं वो तीरंदाजी से संबंधित हैं। ऑप्शन ए जो पलक शर्मा है वो एक गोताखोर रही हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है क्रांति गौड़, ये इसका सही आंसर है और हमने देखा भी है कि वर्तमान में जो महिला विश्व कप हुआ है उसमें इनकी एक प्रमुख भूमिका भी रही है भारत को वर्ल्ड कप जिताने में। तो इनके बारे में आप जानकारी ज़रूर से याद रखें और हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है वो फिर से रिपीट हो भी जाए। अगला क्वेश्चन दागरिया। दागरिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी बेरियर एल्विन है। ये क्वेश्चन जी बी जो है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विगत कुछ वर्षों के पेपर में लगातार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन 42। विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खंडों को जनजातीय विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या ऑप्शन डी चतुर्थ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी द्वितीय है। चूँकि अब पंचवर्षीय योजना तो हमारे यहाँ पे अब नहीं है, उसकी जगह पे हम 2015 में नीति आयोग का गठन कर चुके हैं और अब वही भारत में जितनी भी अ, विकास संबंधी योजनाएँ हैं, जो भी उनका मूल्यांकन करना है, बनाना है, किस प्रकार से एग्रीगेट करना है, किस प्रकार से उनको लागू करना है, इन सब कामों में अब नीति आयोग जो है वो प्रमुख भूमिका निभा रहा है। लेकिन फिर भी पंचवर्षीय योजना में कुछ-कुछ कार्य हमारे यहाँ पे लगातार हुए हैं जिनमें कि मध्य प्रदेश सरकार की भी कुछ अपनी पंचवर्षीय योजनाएँ थी और भारत की भी कुछ पंचवर्षीय योजनाएँ थी। तो आप उन कुछ प्रमुख पंचवर्षीय योजना के बारे में जो भी मोटी-मोटी जानकारी है, जो कि हम हर किसी भी मैगज़ीन को जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें अवेलेबल रहती है और क्वेश्चन्स मुख्यतः उन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो आप एक बार ज़रूर पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाओं को आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर जो विभिन्न तकनीकी डिजाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं, उन्हें निम्न नाम से जाना जाता है। ए प्रॉक्सिमिटी सेंटर सेंसर, बी लेवल सेंसर, सी मोशन सेंसर या डी इमेज सेंसर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इसको आप थोड़ा ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे कि आपने बहुत सौ के पास में कार वगैरह है, कार में बैठे हैं, जब कभी हम रिवर्स लेते हैं तो आजकल तो कुछ कार में कैमरे भी आ गए हैं और बाकी कुछ कारों में सेंसर्स लगे हुए होते हैं। जब हम रिवर्स लेते हैं तो जब कभी कोई ऑब्जेक्ट उसके पास आता है तो हमें एक बीप की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये उसी आधार पे काम करता है कि जैसे-जैसे उस सेंसर के पास कोई अगर वस्तु जा रही है, कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वो उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के बारे में हमें बता देता है। तो ये काम जो है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर करता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44। भील जनजाति में अतक और ओदक क्या है? ए कृषि व्यवस्था, बी व्यवसाय, सी सामाजिक रीति-रिवाज या डी धार्मिक क्रिया। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी सामाजिक रीति-रिवाज है। भील जनजाति में जो अतक शब्द है ना उसका अर्थ होता है गोत्र। ये उससे संबंधित है। तो जो कि एक सामाजिक व्यवस्था को बताता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक रीति-रिवाज होगा। अगला क्वेश्चन 45। 1920-21 ईस्वी में सागर में रतौना सत्याग्रह क्यों हुआ था? ए शिक्षा व्यवस्था को लेकर, बी अफीम की खेती के विरोध में, सी नील की खेती के विरोध में या डी कसाई घर की स्थापना के विरोध में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी कसाई घर की स्थापना के विरोध में हुआ था। चूंकि ब्रिटिश काल में उस समय एक शहरी क्षेत्र में अ, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कसाई खाना की स्थापना कर दी गई थी, जिसका लोगों के द्वारा विरोध किया गया था और इस सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था, वो माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा किया गया था, जिन्हें हम एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जानते हैं। और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ भी हैं, जो आपने पढ़ी होंगी, जैसे कि पुष्प की अभिलाषा है, हिम तरंगिणी है, हिम किरीटिनी है इत्यादि, उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। तो उनके द्वारा इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था और सफलतापूर्वक इस आंदोलन के पश्चात सरकार के द्वारा कसाई घर को वहाँ से हटा दिया गया और कहीं और स्थापित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है 46। इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 6 मार्च 1849 को। अगला जो क्वेश्चन है 47। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा कितनी है? चूँकि अब ये जो एक्ट है, एससी-एसटी एक्ट है, सिविल राइट्स एक्ट है या फिर मानव अधिकार से संबंधित जो पहले 2019 के सिलेबस तक जो हमारे एक्ट हुआ करते थे, वर्तमान में तो वो नहीं है। तो सिविल सेवा के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो उतना ज़्यादा एप्रोप्रिएट नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका जो अगर हम आंसर देखें तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी मृत्यु दंड है।
क्वेश्चन नंबर 48, मध्य प्रदेश में बिजली का संबंध किससे है? इसका जो ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी कृषि उत्सव और ऑप्शन डी विवाह से है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कृषि उत्सव से। इसमें जो बीज वगैरह होते हैं उनकी पहले पूजा की जाती है, उसके पश्चात फिर उसको बोने के लिए आगे बढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निम्नलिखित को सौंपी जाती है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी सिस्टम यूटिलिटीज, सी डिवाइस ड्राइवर या डी डिस्क क्लीनर। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी डिवाइस ड्राइवर है। लास्ट क्वेश्चन जो है, केन बेतवा लिंक परियोजना यह मध्य प्रदेश के साथ निम्न में से किस राज्य को लाभान्वित करेगी? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी छत्तीसगढ़। अभी आप जानते हैं चूंकि केन और बेतवा दोनों का ही प्रवाह उत्तर दिशा की ओर हमें दिखाई देता है, और उत्तर दिशा की तरफ अगर हम चारों राज्यों में से देखें तो हमें उत्तर प्रदेश का जो राज्य है वो दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में आप जानते हैं कि 2005 में से ये जो परियोजना है वो शुरुआत की गई थी, और ये हमारे देश की पहली रिवर लिंक परियोजना में भी ये शामिल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। इसमें टोटल कितनी नहरें बन रही हैं, इसकी कितनी लंबाई है, कहाँ-कहाँ पे इसके बाँध बनाए जाएँगे, तो ये सब जो डेटा है वो आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे एफएसओ के जो पहला पेपर मध्य प्रदेश से संबंधित रहता है, उसमें टोटल 50 क्वेश्चन्स आते हैं, तो हमने इन 50 क्वेश्चन्स के बारे में जो इसके जो आंसर क्या होंगे, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले जो समय है चूँकि दिसंबर का महीना हमारा चल ही रहा है और इसी महीने कैलेंडर आने की संभावना भी है, और लास्ट-लास्ट में शायद वैकेंसीज़ भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दी जाएँगी, जिसकी संभावना है कि लगभग 500 से ऊपर वैकेंसीज़ आने का पूरी-पूरी संभावना है। तो आपके पास लगभग-लगभग अभी 2 से ढाई महीने हैं। अगर फरवरी में भी पेपर होता है, तो ये पेपर जो अभी एफएसओ का हुआ है, तो ये हमें बता सकता है कि आने वाला जो पेपर होगा वो किस प्रकार का होगा। तो आप इस पेपर को एक बार पुनः एनालाइज़ करना, इस पेपर को पुनः पढ़ना और एक एक माइंड डेवलप करना कि किन-किन सेगमेंट से, चूँकि जो वर्तमान पेपर है इसमें केवल 5 यूनिट ही शामिल हैं, लेकिन हमारा जो सिविल सेवा का एग्ज़ाम होता है उसमें 10 यूनिट्स आती हैं। तो लगभग हर यूनिट से उन्होंने क्वेश्चन्स कवर किए हुए हैं, लगभग-लगभग 8-8, 10-10 क्वेश्चन जो हैं हर यूनिट से लिए हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2026 का जो पेपर होगा 10 यूनिट हैं, तो उसमें लगभग हर यूनिट से 8 से 12 क्वेश्चन्स वो पूछे ही जाएँगे उसमें। तो आप अब इसको एक मान सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड है लोक सेवा आयोग का कि किस स्तर तक वो पूछ सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब हम 2026 का जो प्रीलिम्स है, उसको हम उसकी तैयारी करें, और कहीं पे भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।